हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीड मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं बेटा। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। आपको पता है कैसा प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। एज यू नो दैट इट इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सिंथेसिस रिएक्शन होती है। सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है? जब रिएक्शंस को बनाया जाता है। आपको पता है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म का सम टोटल क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें एनाबॉलिक प्रोसेस का एग्जाम्पल होता है फोटोसिंथेसिस का। मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। एनाबॉलिज्म मतलब चीज़ों का बनना, दैट मीन्स सिंथेसिस रिएक्शन होना। फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, लाइट एनर्जी का यूज़ होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखना, यहाँ पे जो रिएक्शन मैंने लिखी है 6CO2 + 12H2O लाइट C6H12O6 6 हाइड्रोजन + 6 ऑक्सीजन। बेटा आपको पता है ये रिएक्शन आप छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हो? किसकी रिएक्शन पढ़ते थे? क्लास 6 से हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं और इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। चलिए आगे बनते हैं। आपको पता है बेटा अर्ली एक्सपेरिमेंट्स कुछ कंडक्ट हुए हैं फोटोसिंथेसिस के ऊपर। जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो क्या थे बेटा? सबसे पहले जोसेफ प्रिस्ले की बात करते हैं। जोसेफ प्रिस्ले 1770 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने एयर की इंपॉर्टेंस को शो किया ग्रीन प्लांट्स के लिए। प्रिस्ले ने ऑक्सीजन भी डिस्कवरी की है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, लर्न कर लेना। फिर आई सेक्स की बारी। जूलियस वॉन सेक्स ने क्या किया? 1854 में शो किया कि ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का वो क्या प्रोड्यूस करता है? ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, जो कि स्टार्च की फॉर्म में इसको रखा जाता है। स्टार्च पहला विजिबल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, ये बात याद रखिएगा। अब एंगलमैन ने क्या किया था बेटा? उन्होंने प्रिज्म का यूज़ किया था, लाइट स्पेक्ट्रम का यूज़ किया था, लाइट को स्प्लिट किया था और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को कैरिड आउट किया था। उन्होंने ये देखा था कि लाइट के किस हिस्से में, लाइट के किस रेशियो में, लाइट में, रेड लाइट में, ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमम होता है, किस में ज़्यादा होता है, ये एंगलमैन ने शो किया था बेटा। इन्होंने बैक्टीरिया को भी एक्यूमुलेट करवाया था ब्लू और रेड लाइट में, जिन्होंने इसमें स्पेक्ट्रम का यूज़ किया था। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन आता है कि स्पेक्ट्रम का यूज़ करने वाले फोटोसिंथेसिस के लिए और बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन के लिए वो कौन से साइंटिस्ट थे? आप लिख देंगे बेटा एंगलमैन। नेक्स्ट आता है वॉन नीलबर्ग बेटा। इन्होंने क्या किया था? पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, किस में आता है? बोलो, आपको पता है बेटा ये कैसे होते हैं? एनारोबिक होते हैं, एरोबिक होते हैं? एनारोबिक होते हैं, यहाँ पे गैस विक्यूल्स पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। ये भी कुछ हद तक एंशिएंट बैक्टीरिया के अंदर ही आते हैं। यहाँ पे आप क्या देखोगे कि फोटोसिंथेसिस जो होती है एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, विच हाइड्रोजन फॉर्म इन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस CO2 टू फॉर्म शुगर। आपको पता है बेटा जब बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होता है तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में H2O का यूज़ नहीं होता, H2S का होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का। इसमें यही बोला गया है कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीडाइजेबल मटेरियल होता है वो H2S होता है, और प्लांट वाले में क्या होता है? H2O होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट आता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है, ग्रेना, स्ट्रोमा, लेमेला सब में होता है बेटा। मेम्ब्रेन सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपकी लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे आपकी ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। फर्दर चल के इनका रिडक्शन होगा और चीज़ें बनेंगी। तो ये आपको याद रखना है कि मेम्ब्रेन सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके लिए सिंथेसिस ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे ATP और NADPH बनता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रोमा के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है बेटा। यहाँ पे CO2 को इनकॉर्पोरेट कराया जाता है और शुगर्स की फॉर्मेशन की जाती है। किसके अंदर? स्ट्रोमा के अंदर। फ्लूइड मटेरियल, यहाँ पे रिएक्शन जो होती है बेटा लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके ग्रेना में भेजा जाता है, जिस जहाँ पे ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन आता है। What do you mean by light and dark reaction? Differentiate between light and dark reaction। तो सिंपल है, कुछ नहीं है, ग्रेना ने अब्जॉर्ब किया और ATP और NADPH का यूज़ करके लाइट रिएक्शन को कैरिड आउट किया गया। लेटर पार्ट होता है बेटा फोटोसिंथेसिस में CO2 को रिड्यूस किया जाता है, शुगर बनाई जाती है और लाइट वहाँ पे नेसेसरी पार्ट नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। लाइट की एनर्जी प्रेजेंस, ATP NADPH का फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन, क्या कहलाएगा बेटा? लाइट रिएक्शन। रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे? डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट आता है, आपको पता है पिगमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में? क्लोरोफिल है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल भी येलो ग्रीन कलर का, ज़ैंथोफिल्स येलो, कैरोटीनॉइड्स येलो और येलो ऑरेंज। कैरोटीनॉइड ज़ैंथोफिल्स क्या होता है? पिगमेंट्स होते हैं जिनकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस को कैरिड आउट करते हैं। ज़ैंथोफिल्स हमारे येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स हमारे येलो या येलो ऑरेंज कलर के हो सकते हैं।
नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल ए बेटा, चीफ पिगमेंट है, आपको पता है जहाँ पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होगी, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो प्लांट्स हो। नेक्स्ट आता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, सबसे पहले लाइट एब्जॉर्प्शन होती है, वहाँ पे लाइट की प्रेजेंस है, आपको पता है वाटर स्प्लिटिंग होगी, आपको पता है लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, एटीपी एनएडीपीएच की फॉर्मेशन हो रही थी, उसके बाद लाइट की प्रेजेंस थी। तो सिमिलरली लाइट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, लाइट रिएक्शन में आपके लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, वाटर को स्प्लिट किया जाएगा, यहाँ पे क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी, वेरी गुड। और यहाँ पे बहुत ही हाई कॉम्प्लेक्स केमिकल इंटरमीडिएट्स को बनाया जाता है, किसको, एटीपी और एनएडीपीएच, मैं आपको पहले ही डेफिनेशन बता चुकी हूँ। फिर बेटा आपको पता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस दो टाइप के होते हैं, PS1 PS2, जो कैरिड आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। LHC जो होता है बेटा 100 ऑफ पिगमेंट से बने होता है, सिंगल क्लोरोफिल ए होता है, मॉलिक्यूल इन ईच PS फोटोसिस्टम, 100 ऑफ पिगमेंट्स एक्सेप्ट सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इन ईच PS। जो पिगमेंट PS1 और PS2 में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, अंडर द डिफरेंट वेवलेंथ बेटा, उनको क्या कहते हैं, PS इंटरमीडिएट्स कहते हैं। मतलब फोटो सिस्टम इंटरमीडिएट्स होता है बेटा, लाइट की प्रेजेंस में होता है और डिफरेंट वेवलेंथ पे होता है। आपको पता है सिंगल क्लोरोफिल ए जो होता है, मॉलिक्यूल मेक्स द रिएक्शन सेंटर। जो रिएक्शन सेंटर, क्वेश्चन आता है कि रिएक्शन सेंटर की फॉर्मेशन में कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है बेटा, सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। PS1 का आपको डायग्राम भी दिया हुआ है NCERT में, खोल के बैठिए सब बच्चे। इन PS1 रिएक्शन सेंटर the highest peak at 700 nanometer and PS has the highest peaks of 680 मीटर। आपको पता है 680 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, आपको पता होना चाहिए बेटा कि जो PS1 है वो कहाँ पे कैरी होता है, आपकी 700 नैनोमीटर पे होता है, और PS2 आपका 680 नैनोमीटर पे होता है। ये याद रखिएगा, पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में। चलिए, रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर इन रेड रीजन। कौन से रीजन, जैसे स्प्लिटिंग करी थी ना हमने, किसको यूज करके, प्रिज्म का यूज करके स्पेक्ट्रम बनाया था, तो वहाँ पे रेड रीजन ब्लू रीजन दोनों मिला था। तो रिएक्शन सेंटर जो है ना PS2 का 680 नैनोमीटर पे रेड रीजन पे हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं उसी से एक्साइट होंगे। आपको पता है कि 680 ऑप्टिमम है, इतनी तो मिलनी चाहिए। इसके मिलने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं। These electrons picked by electron acceptor, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंट को पिक आउट करेंगे, फिर क्या करेंगे, पासेस टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें साइटोक्रोम्स आपके प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर पास डाउन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चेन एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ द PS1। बेटा बेसिकली क्या बनता है, Z स्कीम बनता है। पहले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करो, 680 तक ले जाओ, फिर वो एक्साइट होगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर वो क्या होगा, एक्साइट होने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनती है, Z स्कीम बनती है। चलिए, इलेक्ट्रॉन्स इन द PS1 ऑल्सो गेट एक्साइटेड ड्यू टू द लाइट वेवलेंथ। अब PS1 जो वाले हैं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे एक्साइट होंगे, आपके 700 नैनोमीटर पे होंगे, एंड आर ट्रांसफर टू द अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हैविंग अ ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल। और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल पे जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन passes in downward direction, energy release, this is due to the reduce the ADP to ATP and NAD positive to the NADPH। अब ADP की फॉर्मेशन ATP में हो गई है, NAD पॉजिटिव की फॉर्मेशन NADPH में हो गई है। इस होल स्कीम को क्या कहते हैं बेटा, Z स्कीम कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। और ये क्यों बनती है, इसकी शेप की वजह से, पहले एक्साइट होगा, फिर नीचे आएगा, फिर एक्साइट होगा, तो क्या बन जाता है, Z स्कीम। फोटोलाइसिस कैरिड आउट किया जाता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, क्लोरीन मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं, साइटोक्रोम्स का इस्तेमाल करते हैं। अब पढ़ते केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है बेटा, मिशेल ने इसको 1961 में प्रपोज किया था। एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट से लिंक्ड होती है, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखना पड़ेगा कि थाइलाकॉइड की कॉन्सेंट्रेशन किधर ज़्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया की किधर ज़्यादा है। तो बेसिकली प्रोटॉन ग्रेडियंट का यहाँ पे इस्तेमाल होता है बेटा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अगर इनसाइड द थाइलाकॉइड। क्वेश्चन आता है कि वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग जो है वो कहाँ हो रही है, थाइलाकॉइड पे, और इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, आपकी हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन आयन। इसी वजह से क्या मेंटेन होती है, आपकी प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन होती है। चलिए याद करते हैं बेटा, अभी वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिट होने की प्लेस कहाँ पर है। एग्जामिनर पूछेगा सीधा आपसे, बताओ कौन सी सीट है जहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस हो रही है, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन, प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन किया जा रहा है।
चलिए, एज द इलेक्ट्रॉन passes through the photosystem, protons are transferred across the membrane because the primary acceptor of electron is located towards the outer. अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को पास किया गया फोटोसिस्टम से, प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट कर देता है प्राइमरी एक्सेप्टर के पास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लोकेट, जो कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, आउटर साइड, मेम्ब्रेन के आउटर साइड। तो बेसिकली मेम्ब्रेन के इनसाइड से आउटर साइड पे लेके आया गया है प्रोटॉन्स को, ठीक है। जैसे ही फोटो सिस्टम से निकले, आपके प्राइमरी एक्सेप्टर ने पकड़े प्रोटॉन्स और कहाँ छोड़े, आउटर मेम्ब्रेन पर। The NADP reductase enzyme is located in the stroma side of the membrane. जो NADP reductase enzyme है वो कहाँ प्रेजेंट है, आपकी स्ट्रोमा साइड पे प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ PS1। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होता है बेटा PS फर्स्ट से सारे बाहर आ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली PS फर्स्ट PS सेकेंड से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ही तो लेके आना है आउटर मेम्ब्रेन पर। प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन। प्रोटॉन की क्यों जरूरत है, क्योंकि वो NAD पॉजिटिव को रिड्यूस करते हैं किसके अंदर, NADPH2 पॉजिटिव प्लस आपके हाइड्रोजन आयन की। सॉरी मैं बता रही हूँ बेटा, एक्चुअली मुझे थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है गले में, इसीलिए मेरी थोड़ी वॉइस आपको अलग लग रही होगी, ठीक है, बट कोई बात नहीं। अब ग्रेडियंट को तोड़ा जाता है प्रोटॉन के मूवमेंट के लिए। ATP और NADPH प्रोड्यूस जो होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो होता है आपके इमीडिएटली फिक्स करते हैं किसको, CO2 को, शुगर को। CO2 की फॉर्मेशन जो हुई थी वहाँ पर वो किस में यूज़ हो रही है, शुगर कॉम्प्लेक्स बनाने में। बेसिकली शुगर पहले ग्लूकोज बनाया जाएगा और फिर उसको किस में स्टोर किया जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन यूज टू डेराइव द प्रोसेस लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ शुगर कॉल्ड द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसी को स्टार्च बनाने को या ग्लूकोज बनाने को ही क्या कहते हैं बेटा, बायोसिंथेटिक पाथवे कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं कैल्विन साइकिल, जिसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं। बेटा डायग्राम खोल के बैठिएगा सब लोग। आपको पता है सारे के सारे C3 और C4 प्लांट्स में होती है। कार्बोक्सिलेशन होता है पहले बेटा। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन इज अ फिक्सेशन ऑफ CO2 into 3PJ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कार्बोक्सिलेशन जो बेटा RUPP अकर इन द एंजाइम रुबिस्को, रुबिस्को के अंडर प्रेजेंस में होता है, जिसकी वजह से क्या बनता है आपका 3PGA बनता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। नेक्स्ट है बेटा रिडक्शन। इसमें क्या होता है, आपकी सीरीज चलेगी, रिडक्शन होंगे, अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। और फाइनली किसको फॉर्म किया जाएगा, ग्लूकोज को। 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH are required for reduction of 1 molecule of CO2. Very important. क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा एग्जामिनर आपसे कि बताओ ATP के 2 मॉलिक्यूल हैं और NADPH के 2 मॉलिक्यूल हैं, कितनी फिक्सेशन होगी CO2 की, 1। तो कैल्विन साइकिल बेसिकली किस लिए बेटा, फिक्सेशन के लिए। 6 टर्न ऑफ दिस साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम द पाथवे। 6 टर्न्स चाहिए होते हैं एक ग्लूकोज को हटाने के लिए। इसी को क्या कहते हैं बेटा, कैल्विन साइकिल कहते हैं, और इसका दूसरा नाम C3 साइकिल भी होता है। रीजनरेशन इज द जनरेशन ऑफ RUPP मॉलिक्यूल फॉर द कंटिन्यूस। अब रीजनरेशन लास्ट प्रोसेस होता है, RUPP की जरूरत नेक्स्ट टर्न्स के लिए पड़ेगी बेटा, नेक्स्ट साइकिल्स के लिए पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे रीजनरेशन होता है। दिस प्रोसेस रिक्वायर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। इस प्रोसेस को एक ATP की जरूरत होती है। आपको C4 और हेस्लेक पाथवे है बेटा, ये पाथवे जो होता है वर्कड आउट बाय द हेड्स एंड स्लेक इन 1965 एंड 1967, मेनली ऑपरेशनल इन प्लांट्स ग्रोइंग इन ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, C4 और हेड साइकिल कहाँ होती है, शुगर केन, सॉर्गम वगैरह जो C4 प्लांट्स है उनमें होती है। इन दिस पाथवे स्टेबल प्रोडक्ट्स OAA और कॉल्ड दी C4 पाथवे। जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, C4 पाथवे। C4 पाथवे हैव द क्राइंज, इनके पास क्राइंज एनाटमी है बेटा। यहाँ पे ज़्यादा हाईली एफिशिएंट क्लोरोप्लास्ट होंगे, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाले और ज़्यादा टेम्परेचर पे एक्टिव रहने वाले क्लोरोप्लास्ट होते हैं। प्राइमरी CO2 जो होता है एक्सेप्टर, वो क्या होता है आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोरल पायरुवेट, जो आपके मेसोफिल में प्रेजेंट होता है। और एंजाइम यहाँ पे कार्बोक्सिलेसिस का यूज होता है। OAA जो बना है बेटा मेसोफिल सेल में क्या बनाएगा, आपके 4 कार्बन कंपाउंड बनाएगा, जिसे हम मैलिक एसिड कहते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप लर्न करना पड़ेगा बेटा इसको। फिर बंडल शीट्स में CO2 मॉलिक्यूल रिलीज किए जाते हैं। ये जो कैल्विन साइकिल है बेटा, जहाँ पे रुबिस्को प्रेजेंट होता है, क्या बनाता है, शुगर बनाता है, शुगर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फोटो रेस्पिरेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो रेस्पिरेशन, ये आपको पढ़ना है। बताओ कितने फैक्टर है आपका,
चलिए बच्चों, लास्ट टॉपिक है हमारा फोटो रेस्पायरेशन और इसके लॉस। आपको पता है रेस्पायरेशन अंडर द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, इसी को हम फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं। ब्लैकमन्स ने कहा था कि बेटा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फोटो रेस्पायरेशन को इफेक्ट करते हैं, जैसे आपका लाइट हो गया, CO2 हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट आता है, 1905 में ब्लैकमन्स ने दिया था, याद कर लो। इसमें क्या होता है बेटा, बेसिकली अगर कोई फैक्टर ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है तो वो फैक्टर जो होगा इंसिडेंट यानी कि लीनियर रिलेशनशिप शो करेगा मेजर फोटो रेस्पायरेशन को एज कम्पेयर टू दी अदर फैक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे आपका लाइट है, आपका जो लाइट और CO2 का फिक्सेशन होता है वो एक लीनियर, और इंसिडेंट लाइट का और CO2 फिक्सेशन का जो रोल होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल लीनियर होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे CO2 का रोल मेजर आता है तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। CO2 का क्या रोल है बेटा, आपको पता है अर्थ के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन लिमिटिंग होती है, ठीक है। आपको पता है कि CO2 की परसेंटेज अगर 0.003 है तो इससे ज़्यादा अगर बढ़ गई तो क्या होगा, CO2 का रेट बढ़ेगा, इसीलिए फोटो रेस्पायरेशन का भी रेट बढ़ेगा। लेकिन एक मिनिमल क्वांटिटी से अगर ज़्यादा बढ़ गई तो स्टोमेटा वगैरह सब बंद हो जाता है, फोटोसिंथेसिस का रेट कम, फोटो रेस्पायरेशन का रेट कम। सिमिलरली आपको पता है कि C4 C3 प्लांट्स में क्या होता है, C4 प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट होता है CO2 के लिए एज़ कम्पेयर टू द C3 प्लांट्स। टेम्परेचर में क्या होता है, C4 प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट होता है हाइयर टेम्परेचर के लिए एज़ कम्पेयर टू C3। वाटर का रिलेशनशिप दोनों में इक्वल आता है। तो ये पढ़ लेना बेटा, फोटो रेस्पायरेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ड्यू टू टाइम शॉर्टेज हमें ये जल्दी कंप्लीट करना पड़ा। आप इसको अच्छे से एक बार क्लियर कर लीजिएगा, नोट्स आपके प्रॉपर हैं और मिल जाएंगे। जो नोट्स यहाँ पे कंसिडर कराए गए हैं काफ़ी अच्छे नोट्स हैं बेटा, आप एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।